स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी है। अब आते हैं वीडियो के ऊपर, बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, मतलब कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, मेनली जब हम दो एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट की बात करते हैं, और वो जब रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि जब दो एलिमेंट की बात हो रही है और वो रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है, तो वहाँ पर उनके मासेस में क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे डिफरेंट लॉ आए। यहाँ पर 5 लॉ हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। थर्ड क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ क्या है? देखिए, गैलुसेक्स लॉ। ठीक है। फिफ्थ क्या है? एवोगैद्रो लॉ। ठीक है, ये 5 लॉ हैं जो कि हमें इस वीडियो में स्टडी करना है अच्छी तरीके से। तो मैं सबसे पहले लॉ की बात कर लेता हूँ, किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ भी नहीं है। पहला लॉ मैं आपको बताता हूँ, और आप नोट्स की टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें मुझे लगेगा कि डेफिनेशन बतानी है, उसमें आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख के उस डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा, और जिसमें मुझे लगेगा कि नहीं बतानी है डेफिनेशन, आप सिंपली समझ लेंगे, तो उस चीज़ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा एम क्या है? आपको समझाना। और आप वीडियो के एंड में आपको मैं नोट्स दे दूँगा। स्क्रीन के ऊपर सारे नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, दिखा दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहली चीज़, आपने ये डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा सुनी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है। ठीक है। अब देखिए कैसे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखिए, इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो दो रिएक्टेंट हैं, सपोज करते हैं ए और बी। ठीक है। इसका जो भी मास होगा, इन दोनों का टोटल मास जो होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि जो इसका मास है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कम ज़्यादा तो होगा ही नहीं। जितना ये है उतना ये भी उसको होना पड़ेगा। वही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शंस चलती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक या दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उससे समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपको, आइस का। ठीक है। और वो किससे कन्वर्ट होगा? वाटर में। हमने क्या किया? टेम्परेचर दिया। सिंपल सा एग्जांपल है। तो हमने क्या किया कि रिएक्टेंट था, सिंपल मान लेते हैं रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, हमने इसको टेम्परेचर दिया। ये क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला गया। अब इससे उसका फार्मूला तो चेंज होने नहीं वाला है कि वाटर का फार्मूला चेंज हो जाएगा कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम उसको क्या लिखते हैं? H2O सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड। तो इस चीज़ से क्या प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अगर इसका आप क्या निकालें, इस कंपाउंड का वेट निकालें। देखिए, कंपाउंड का वेट कितना होगा? जैसे आइस की बात कर लेते, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 1, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 18। और इसको भी आप फाइंड करोगे तो ये 18 ही आएगा। मतलब कि देखिए, मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना रिएक्टेंट का वेट होगा उतना ही हमारे प्रोडक्ट का वेट होगा। अब दूसरी चीज़ तरीके से आपको समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके। सपोज देखिए, कॉक का ये प्लस O2, ये क्या बना लेता है? CO2। अब यहाँ पर आप देखिए कि
कार्बन का कितना होता है 12 होता है एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन का मैंने बताया 16 होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 12 प्लस कितना होगा, ये कितना है O और यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और यहाँ पर भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे 12 प्लस 2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 44। तो देखिए दोनों का जो भी लिखा हुआ है, इसका वेट कितना आ रहा है 44, इसका कितना आ रहा है 44, यानी कि जो रिएक्टेंट का यहाँ पे वेट है वो भी प्रोडक्ट का वेट है, ठीक है, प्रोडक्ट का वेट या फिर मास। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सही है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड, देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेसिकली कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल ही चीज़ मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी हमारा, जैसे कि एक कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड हो, जैसे कि मैं CO2 की बात करता हूँ, सिंपली मैं समझाऊंगा, ज़्यादा टफ करने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे CO2 की मैं बात करूँ, अब मैं CO2 को चाहे सिंपल रिएक्शन से बनाऊँ, C+O2 इसकस टू CO2 बन गया, या फिर मैं इसको CaCO3 के मेथड से बनाऊँ, यानी कि लाइम सोर्स स्टोन से बनाऊँ, NO2CO3 की रिएक्शन से बनाऊँ। देखिए तीनों में क्या बनना है, CO2 बनना है, तीनों में बनना CO2, ये तीनों मेथड्स अलग है। तो यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि आप किसी भी एलिमेंट को, यानी कि किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी आप एक्सट्रैक्ट कीजिए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, उसका जो भी प्रपोर्शन होगा, CO2 का जो भी प्रपोर्शन होगा, CO2 के एलिमेंट्स का जो भी प्रपोर्शन होगा वो सेम रेशो में होगा। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, आपको पता है, एटॉमिक वेट सॉरी, इसका कितना होता है 16 ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 32 और ये 12। अगर मैं इसको रेशो की बात करूँ, उसने प्रपोर्शन की बात की है, तो ये कितना हो जाएगा, आप 32/12 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 8:3, तो 3:8 के फॉर्म में होगा क्या हमारा CO2, चाहे आप उसको कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कीजिए। और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको वाटर का देना चाहूँगा। वाटर को चाहे आप ट्यूबवेल से निकालें, हेड पंप से निकालें, या फिर जो सी वाटर है उसको डिस्टिल्ड करें, वाटर का जो रेशो होगा, जैसे कि जो H2O होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक होता है इसका एटॉमिक वेट, इसका कितना होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसमें करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा 2:16, यानी कि 1:8। अब आप वाटर का कहीं पे भी रेशो यानी कि प्रोपोर्शन के फॉर्म में देखें तो 1:8 ही होगा उनके एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने यही कहा, ठीक है, कि आप इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी चीज़ को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे सिंथेटिक हो नेचुरल, ठीक है, यही कहा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ना अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ में आया, ये समझ में आया। मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है ना, वो अगर बुक में आप देखेंगे और कहीं पे भी देखेंगे बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि कोई भी उसको समझाने की कोशिश करता है, या फिर उस पर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी क्या करते हैं कि इसको थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। थ्योरी के थ्रू आप समझ तो जाएंगे बट वो दिमाग आपको समझ नहीं आएगा, आप उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपली देखिए एक तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व करना बताता हूँ कि वो लोग कहता क्या है। देखिए एक्चुअली में जो ये थर्ड लॉ है ना, वो क्या कहता है, देखिए H2+O क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ H2+O2 क्या बनाता है, H2O2, जिसको हम HO भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये क्या है हमारा वाटर। अब यही मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना समझना क्या कहता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर दो सेम रिएक्टेंट है, यानी कि अगर दो सेम एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, समझना आप, ये क्या है, दोनों में आप देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट है, वो आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, तो जो उनका आगे देखना मैं समझाता हूँ, उनका क्या ये हुआ। अब आप क्या करिए कि देखिए ये जो लिखा हुआ है H2O को, आपको पता है कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो रेशो में कितना होगा, 1 अभी पहले ही मैंने बताया था 1:8 होता है। ये होता है कि नहीं होता, पहले आप ये बताइए, होता है ना।
अब दूसरी चीज H2O2, और ये जो क्या हो गया, इसको सॉल्व कर ले तो ये बचा। अब HO को क्या होगा आप समझना, HO का होगा, एक होता है इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, तो ये किस रेशो में आ गए 1:16 में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, यहाँ से हमारा काम होगा। तो लॉ ऑफ डेफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करके एक से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है उनमें दोनों प्रोडक्ट का जो एक रेशो होता है वो सेम होता है, और जो दूसरा रेशो होता है उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो एक सिंपल प्रोपोर्शन होता है। अब ये जो रेशो है 8:16, समझना आप, इसको मैं 1:2 लिख सकता हूँ, ये क्या है एक सिंपल प्रोपोर्शन है, यही मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना है। आप सिंपली इस चीज़ से समझ सकते हैं और दूसरे भी सॉल्व कर सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इस तरीके से ही हम फाइंड करते हैं कि पहले मास जो होता है, देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप समझना, इससे आप डेफिनेशन भी लिख लेंगे और वो तो मैं एंड में दूंगा ही। ये क्या है हमारा, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो जो उनका क्या होगा रेशो होगा, उन दोनों का जो रेशो होगा उसका उनमें से भी जो एक रेशो होगा वो सेम होगा, और दूसरा रेशो जो होगा वो एक सिंपल प्रोपोर्शन में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3:8 आंसर आए, 3:10 आंसर आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1:2, 2:3 इस तरीके से सिंपल प्रोपोर्शन उसका आंसर आएगा। यही क्या कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत सिंपल करने की कोशिश की मैंने। अब हम बात करते हैं गैलुसिक लॉ और एवोगाड्रो लॉ की, इसको बाद में बताऊंगा, इसको पहले ये दोनों जो लॉ हैं वो वॉल्यूम के ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहली चीज़ गैलुसिक लॉ की ये है, देखिए आप समझना, टेम्परेचर और प्रेशर को इनने क्या कहा कि कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ये किसने कहा, गैलुसिक लॉ ने। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो जो भी गैसेस, देखना आप समझना, दो एलिमेंट रिएक्ट टू ए प्रोडक्ट बनाया। अब किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि गैसेस इवॉल्व होती हैं, गैसेस इवॉल्व होती हैं कि नहीं होती, होती हैं। किसी किसी में आप देखिए CO2 को ही जैसे ले लेते हैं, ऐसा आप एरो बनाते हैं रिएक्शन में, वो क्या करता है कि गैस निकल रही है, तो अब ये जो गैस निकलती हैं वो क्या इफेक्ट करती है, वॉल्यूम में इफेक्ट डालती है, दे टू डू सो ऑन वॉल्यूम। ये आप समझना, जब थ्योरी में आप देखना तो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यही क्या कहा गैलुसिक लॉ ने, ज़्यादा टफ लॉ नहीं, सिंपल ये कहता है कि जब भी हमारी जो भी गैसेस केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व होंगी यानी कि निकलेंगी, वो हमेशा वॉल्यूम में इफेक्ट डालेंगी। अब इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2Cl2, ये क्या बनाएंगे HCl। ठीक है, तो HCl बन गया। अब देखिए यहाँ पे दो, इसको तो बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया, दो हाइड्रोजन दो Cl, दो Cl। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। अब इसका हम रेशो देखें, 1:1:2, यानी कि 1:1:2, ये क्या है इसका रेशो है, सिंपली ये क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1, और इसके आगे 2 है यानी कि ये 2। अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया 1:1:2, भाई मैं बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक वॉल्यूम है, इसका भी एक वॉल्यूम है, इसका कितना है 2 वॉल्यूम है, यानी कि आगे 2 है तो 2। अगर दूसरी रिएक्शन में सपोज इसको बैलेंस करते समय यहाँ 5 आ जाए तो उसका 5 वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ये लिखा है, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, यही है गैलुसिक लॉ। नाउ अब हम बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ की। देखिए गैलुसिक लॉ ने जैसा कहा टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर, ठीक उसी प्रकार इनने भी क्या किया कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या रखा, इनने भी कांस्टेंट रखा। ठीक, इनने भी क्या किया कि कांस्टेंट रखा। अब इनने क्या कहा कि अगर एक एलिमेंट एक ही रिएक्शन में एक से ज़्यादा बार यूज़ हो रहे होंगे तो उनके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है H2O की हम बात कर लेते हैं, H2+O मिला के H2O बन गया, सिंपली बात। अब जो भी, ठीक है, ये क्या है देखिए H2O मतलब कि 2H है। ठीक है, अब ये 2H है तो जो इसका अब 2H है, एक इसके आगे आ गया, एक इसके आगे आ गया, ये 2H है, यानी कि देखिए है ना, ये 2H है। अब ये क्या करेंगे कि इसका एक ये वॉल्यूम हो जाएगा।
अब इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज मैंने इसमें 15 मॉलिक्यूल बना दिए, गिने नहीं मैंने। अब क्या होगा कि दूसरा भी क्या होगा यहाँ पे प्लस एक और वॉल्यूम होगा, समझने की कोशिश करना है ना। एक वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल है, दूसरे वॉल्यूम के देखिए हाइड्रोजन के दूसरे वॉल्यूम के अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। सिंपली एक ही एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ C+O2 = CO2 बना। तो अभी जो O2 दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2, यानी कि C 2 हो गए ना C, और यहाँ पे कितना 2 बन गया, ठीक है। अब जो भी इसका वॉल्यूम होगा, मतलब कि देखिए O+O, अब जो भी ये O दिया हुआ है, इस O का ये क्या है, एक वॉल्यूम है, ठीक। अब इस एक वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरा वॉल्यूम जो होगा उसके अंदर भी सेम मॉलिक्यूल होंगे, समझना। यही क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ, सिंपली यही कहता है, ठीक है। आई होप आपको ये जितने 5 लॉ हैं समझ में आए होंगे। बहुत ईजी करने की कोशिश की, हो सकता है कि इससे ईजी आपको कहीं कोई सिखा भी ना पाए, बहुत ईजी कोशिश की। आप हमारे चैनल को, वीडियो सही में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ईजी तरीके से पूरी आपको क्लास 11 केमिस्ट्री समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक ईजी लर्न ईजी।